सोचिए, आप 3000 साल पुराने मिस्र में हैं और आंखों के लिए भव्य मम्मीकरण हो रहा है। लेकिन जब वैज्ञानिक आज इन मम्मियों को खोलते हैं तो एक्सरे में एक डरावना सच सामने आता है। इनके फेफड़ों में एक अदृश्य दुश्मन की छाप, एक ऐसा दुश्मन जिसने राजा और रंग, अमीर और गरीब किसी को नहीं छोड़ा। यह है क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे पुराने जमाने में राज रोग भी कहा जाता था। लेकिन टीबी का इतिहास मिस्र की रियायत तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी इंसान की पूरी सभ्यता के साथ चली आ रही है और हर दौर में इसे एक नया नाम मिला। कभी इसे पेटिसिस कहा गया, कभी व्हाइट प्लेग, तो कभी राज रोग। मिस्र की मम्मियों में जो हड्डियां और रीढ़ की हड्डी मिली, उनमें पोस्ट डिजीज के निशान साफ दिखाई देते हैं। पोस्ट डिजीज जिसे टीबी का स्पाइनल फॉर्म भी कहा जाता है। मतलब 3000 साल पहले भी टीबी मानव को उसी तरह नुकसान पहुंचा रहा था जैसे आज करता। भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी राजयक्ष्मा नामक रोग का जिक्र मिलता है। राजयक्ष्मा यानी राजा को भी कमजोर कर देने वाला रोग। उस समय इसका इलाज औषधियों, दूध, घी और आराम से किया जाता था, लेकिन असली कारण किसी को भी नहीं पता था। ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस ने इसे पैथाइसिस नाम दिया, जिसका मतलब है शरीर का सूखना। उन्होंने कहा कि ये युवाओं की सबसे घातक बीमारी है और लगभग हमेशा जान ले लेती है। रोमन साम्राज्य के समय टीबी इतनी आम थी कि इसे एक महामारी माना जाता था। लेकिन उस समय लोग सोचते थे कि ये बीमारी वंशानुगत है, यानी माता पिता से बच्चों में जाती है। चीन के प्राचीन ग्रंथों में भी टीबी जैसी बीमारी का वर्णन मिलता है, जिसमें लंबे समय तक खांसी, बुखार और वजन कम होना बताया गया है। वे इसे आत्मिक असंतुलन या आईक्यू की कमजोरी मानते थे। पुराने समय में टीबी को लेकर कई प्रकार की गलत धारणाएं थी। कहीं इसे काला जादू कहा जाता था, तो कहीं पाप का फल, और कहीं तो इसे प्रेम रोग तक कहा गया, क्योंकि मरीज किला, कमजोर और रोमांटिक कविताओं में वर्णित ट्रेजिक ब्यूटी जैसा दिखता था। टीबी के धीमे असर के कारण लोग सोचते थे कि ये कोई रहस्यमयी लंबी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की जान खींच लेती है। तो ये था टीबी का एक प्राचीन चेहरा, जब इंसान को न कारण पता था और न इलाज, सिर्फ लक्षण और मौत की परछाई थी। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था, जब दुनिया मध्यकाल में प्रवेश करेगी और टीबी एक अदृश्य महामारी बनकर पूरी सभ्यता को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जब यूरोप में महल बन रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, तब एक अदृश्य हत्यारा चुपचाप शहरों में घूम रहा था। लोग इसे कंजक्शा कहते थे, क्योंकि ये बीमारी इंसान को अंदर से कंज्यूम कर देती थी। धीरे धीरे दिन ब दिन मिडिल एजेस के दौरान टीबी ने यूरोप की लगभग हर बड़ी आबादी को प्रभावित किया। लोग गांव से शहरों की ओर आने लगे। भीड़ भाड़, गंदगी और गरीबी में टीबी को फैलने के लिए एक सही माहौल मिल गया। उस दौर में इसे व्हाइट प्लेग कहा जाने लगा, क्योंकि टीबी के मरीज पीले, कमजोर और कुपोषित दिखते थे, मानो शरीर से सारा खून निकल गया हो। सिर्फ लंदन में ही 4 मौतों में से 1 मौत टीबी की वजह से होती थी। दिलचस्प बात यह है कि 17वीं और 18वीं सदी में टीबी को एक रोमांटिक डिजीज भी माना जाने लगा, क्योंकि कई मशहूर कवि, कलाकार और संगीतकार जैसे जॉन केट्स और फ्रांज काफ्का टीबी के शिकार थे। उनके दुबले चेहरे, चमकती आंखें और दुख भरी रचनाएं उस दौर में एक ट्रेजिक ब्यूटी का प्रतीक बन गई। लेकिन असल में यह सुंदरता मौत का चेहरा थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे कर देती है। 18वीं सदी के अंत में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो टीबी ने अपनी सबसे भयानक चाल चली। गांव से लाखों लोग फैक्ट्रियों में काम करने के लिए शहरों में आए। मजदूर तंग, गंदे और अंधेरे कमरों में रहते थे, जहां सूरज की रोशनी और ताजी हवा का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे माहौल में टीबी एक आग की तरह फैली। अक्सर एक कमरे में 8-10 लोग सोते, खांसते और बिना जाने बीमारी एक दूसरे को देते। कोई मास्क नहीं, ना कोई एंटीबायोटिक, बस सिर्फ लाचारी। 19वीं सदी तक टीबी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी बन चुकी थी। सिर्फ यूरोप में हर साल लाखों लोग सिर्फ टीबी से मर रहे थे। मौत इतनी आम थी कि लोग इसे जीवन का एक सामान्य हिस्सा मानने लगे। उस समय टीबी का कोई पक्का इलाज नहीं था। डॉक्टर मरीजों को ताजी हवा, आराम और अच्छा खाना खाने की सलाह देते थे। कई लोग पहाड़ों और समुद्र के किनारे चले जाते, सोचते कि ये हवा उन्हें ठीक कर देगी। इन्हें सैनाटोरियम कहा जाता था। टीबी के मरीजों के लिए
अलग से बनाए गए हॉस्पिटल्स जहाँ इलाज से ज़्यादा आइसोलेशन होता था। लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी था। ये बीमारी होती क्यों है? क्या ये हवा से फैलती है या खून से? और इसे रोका कैसे जाए? 19वीं सदी के आखिर में एक जर्मन वैज्ञानिक ने टीबी की असली पहचान उजागर कर दी और इंसान की इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ सच में जंग शुरू हुई। सन 1882 तक दुनिया टीबी के आतंक से लगभग थक चुकी थी। हर धर्म में कोई ना कोई खास रहा था, कमजोर हो रहा था और मर रहा था। इसी समय जर्मनी के एक छोटे से लैब में एक वैज्ञानिक इस रहस्य को तोड़ने की कसम खा चुका था। नाम था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ना तो किसी बड़े शहर से था और ना उसके पास आधुनिक मशीनें थी। वो एक साधारण डॉक्टर था जिसने खुद से माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना सीखा। उसका मानना था कि हर बीमारी का एक कारक होता है, एक छोटा सा जीवाणु जो हमें बीमार करता है। कोच पहले ही एंथ्रेक्स नामक बीमारी का कारण पहुंच चुका था, लेकिन टीबी ये कहीं ज्यादा पेचीदा थी क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया बहुत छोटा, धीमा और पहचानने में मुश्किल था। कोच को टीबी के बैक्टीरिया को अलग करने के लिए कई महीने मेहनत करनी पड़ी। वो मरीज के फेफड़ों से लिए गए टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखता, फिर उस पर अलग अलग रंगों का प्रयोग करता ताकि बैक्टीरिया साफ दिखाई दे। आखिरकार उसने एक खास डाई तकनीक विकसित की जिससे वो पतले छड़ी जैसे आकार वाले जीवाणु को देख सका, और वो जीवाणु था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 24 मार्च 1882 को बर्लिन के मेडिकल कॉन्फ्रेंस में रॉबर्ट कोच ने घोषणा की, मेरे पास सबूत है कि ट्यूबरक्लोसिस का कारण एक खास बैक्टीरिया है जिसे मैंने अलग कर लिया है। ये सुनकर पूरा होश सुन्न हो गया। ये पहली बार था जब किसी ने टीबी का असली कारण वैज्ञानिक रूप में साबित किया। अब बीमारी कोई रहस्य नहीं रही, अब इंसान जान चुका था कि वो किस दुश्मन से लड़ रहा है। कोच की खोज के बाद में टीबी के इलाज में तुरंत क्रांति नहीं आई, लेकिन अब डॉक्टरों को पता था कि ये बीमारी हवा से फैलती है और मरीज को अलग रखना जरूरी है। यहीं से सैनिटोरियम का दौर शुरू हुआ। पहाड़ों, जंगलों और समुद्र किनारे बने खास अस्पताल जहाँ मरीज ताजी हवा, धूप और आराम में रहते थे। हालांकि इलाज अब भी सीमित था, लेकिन ये पहला ठोस कदम था टीबी को खत्म करने की दिशा में। लेकिन इंसान की इस नई उम्मीद को 20वीं सदी के बीच में एक ऐसा हथियार मिला जिसने टीबी के खिलाफ एक बड़ी जीत दिलाई, एंटीबायोटिक्स। आने वाले सालों में इस खोज ने टीबी को मौत के फंदे से बाहर खींच ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि टीबी भी चुपचाप बदला लेने की तैयारी कर रही थी। सन 1940 के दशक में दुनिया एक तरफ दूसरी विश्व युद्ध की तैयारी में उलझी हुई थी और दूसरी तरफ एक अदृश्य दुश्मन टीबी जो करोड़ों की जान ले रहा था। सैनिटोरियम, फ्रेश एयर, थेरेपी, आराम, बस यही इलाज थे जो ज्यादातर नाकाम हो रहे थे। मरीज सालों तक बेड पर पड़े पड़े मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी दौर में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में एक इंसान इतिहास रचने वाला था, सैलमन वॉसमैन। वो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि मिट्टी में एक से सूक्ष्म जीव मौजूद है जो अन्य खतरनाक बैक्टीरिया को मार सकते हैं। और सन 1943 में वो पल आया जिसने टीबी के खिलाफ इंसान की किस्मत बदल दी। वॉसमैन और उनकी टीम ने मिट्टी से एक खास तरह का बैक्टीरिया अलग किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसस। इस बैक्टीरिया से उन्होंने एक नई दवा तैयार की जिसका नाम रखा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन कोई आम दवा नहीं थी, ये पहली एंटीबायोटिक दवा थी जो टीबी के बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मार सकती थी। ये दवा सीधे उस दुश्मन पर वार करती थी जो सदियों तक इंसान के फेफड़ों में छुपा बैठा था। सन 1944 में इस दवा का पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ। कुछ ऐसे मरीज चुने गए जिनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची। महीनों पर बिस्तर पर पड़े लोग जिनकी सांसें धीमी होती जा रही थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन लेने के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। खून वाली खांसी रुकने लग गई, बुखार कम होने लग गया और चेहरे पर फिर से रंग लौट आया। ये नज़ारा डॉक्टरों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अखबारों में सुर्खियां छपने लगी, टीबी नो लॉन्गर ए डेथ सेंटेंस। अब टीबी का मतलब मौत नहीं। सैलमन को उनकी इस खोज के लिए 1952 में नोबेल प्राइज मिला। ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, ये पूरी मानव जाति की जीत। टीबी को हराने का असली हथियार अब इंसान के हाथ लग चुका था। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के बाद
टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक नई ऊर्जा आ चुकी थी, लेकिन वैज्ञानिक यही नहीं रुके। उन्होंने एक के बाद एक नई नई दवाई खोज निकाली। 1952 में आइसोनाजाइड, 1961 में इथाम्बुटोल और 1963 में रिफाम्सिन। अब टीबी का इलाज सिर्फ एक दवा से नहीं बल्कि कोगुलेशन थेरेपी से होने लगा। यह तरीका बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म करने में ज़्यादा असरदार था और बीमारी के दोबारा लौटने का खतरा भी बहुत कम कर देता था। 1950 और 1960 का दशक टीबी के लिए एक सुनहरा समय था। सैनिटोरियम जो कभी भरते ही रहते थे अब खाली होने लगे। मरीज जिन्हें पहले महीनों और सालों तक अलग रखा जाता था कुछ हफ्तों में ही ठीक होकर घर आने लगे। सरकारें और हेल्थ एजेंसियां मानने लगी कि टीबी अब इतिहास बनने वाली है। अस्पतालों में खुशी का माहौल था। डॉक्टरों को लगने लगा कि ये लड़ाई हम जीत चुके हैं। कई देशों में टीबी की केस इतनी तेजी से घटे कि टीबी वार्ड भी बंद करती थी। ये वो दौर था जब इंसान को लगा कि हमने सदियों से पीछा करने वाले इस राक्षस को आखिरकार हरा दिया। लेकिन टीबी खामोश थी, खत्म नहीं हुई थी। ये बस इंतजार कर रही थी एक सही मौके का। 1960 के दशक के आखिर में दुनिया को लग रहा था कि टीबी अब खत्म होने वाली है, लेकिन टीबी के पास एक चाल थी, एक खतरनाक चाल। टीबी का बैक्टीरिया बेहद चालाक होता है। ये धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन इसमें एक खास क्षमता है, म्यूटेशन। जब इसे लगातार एक ही दवा दी जाती है तो कुछ बैक्टीरिया अपने जीन में छोटे छोटे बदलाव कर लेते हैं और इन बदलावों के कारण अब वो दवाएं उन पर काम ही नहीं करती। सन 1970 के दशक में डॉक्टरों ने नोटिस किया कि कुछ मरीजों में टीबी का इलाज उतना असरदार नहीं हो रहा। मरीज महीनों तक दवाएं ले रहे थे, लेकिन टीबी खत्म नहीं हो रही थी। टेस्ट करने पर पता चला कि ये टीबी अब दवारोधी बन चुकी है। पहले से सिंगल ड्रग रेजिस्टेंट कहा गया, यानी बैक्टीरिया किसी एक दवा के खिलाफ प्रतिरोधी बन गया। लेकिन जल्द ही मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया। कुछ मरीजों में पाया गया कि टीबी कई दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन चुकी है। इस खतरनाक रोग को कहा गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या MDR टीबी। MDR टीबी का मतलब था स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनाजाइड और रिफाम्पिसिन जैसी मुख्य दवाएं अब बेअसर होने लगी। इन मरीजों का इलाज लंबा, महंगा और बहुत कठिन हो चुका था, और साइड इफेक्ट्स जो मरीज की जिंदगी और ज़्यादा कठिन बना रहे। और फिर आया टीबी का सबसे खतरनाक रूप, XDR टीबी, यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ये रूप तो लगभग सभी दवाइयों को नकार रहा था। इलाज की सफलता दर बेहद कम थी और कई मामलों में मरीज के पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा। ड्रग रेजिस्टेंस की इस कहानी ने ये साफ कर दिया था कि टीबी एक सिर्फ बीमारी नहीं, ये एक बुद्धिमान और खतरनाक दुश्मन है। ये इंसान की हर चाल को बढ़ती है और फिर अपना जवाब तैयार रखती। WHO ने चेतावनी दी, अगर दुनिया ने ध्यान नहीं दिया तो टीबी फिर से उस दौर में लौट सकती है। और अब लड़ाई सिर्फ टीबी से नहीं बल्कि उसके नए दवा रोधी रूपों से। दवाओं के आने से पहले भी कुछ वैज्ञानिक टीबी से बचाव का तरीका खोजने में जुटे हुए। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के दो वैज्ञानिक अल्बर्ट कार्मेट और कैमिले गुरिन ने ठान लिया कि टीबी को रोकने के लिए एक वैक्सीन बनाई जाएगी। 1908 में उन्होंने टीबी बैक्टीरिया की एक खास नस्ल को बार बार कल्चर किया और हर बार उसे थोड़ा कमजोर कर दिया। कुल 13 साल तक उन्होंने 230 से ज्यादा बार ये प्रक्रिया दोहराई ताकि ये बैक्टीरिया इतना कमजोर हो जाए कि बीमारी ना फैला सके, लेकिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इसे पहचानना सिखा दे। और सन 1921 में आखिरकार वैक्सीन बनकर तैयार हुई और इस वैक्सीन का नाम रखा गया BCG वैक्सीन, बैसिलस कॉर्मेट-क्यूरी। पहला टीका फ्रांस में एक नवजात शिशु को दिया गया जिसकी मां टीबी से संक्रमित थी। टीका सफल रहा, बच्चे को टीबी नहीं हुआ और यहीं से शुरू हुई BCG की कहानी। धीरे धीरे ये वैक्सीन दुनिया भर में फैली। बाद में BCG का टीकाकरण 1948 में शुरू हुआ और बाद में इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया। BCG वैक्सीन टीबी के गंभीर रूपों से खासकर बच्चों में बचाव में बेहद असरदार है, जैसे टीबी मेनिंजाइटिस या शरीर के अन्य अंगों में फैलने वाली टीबी। हालांकि फेफड़ों की टीबी को पूरी तरह बचाव नहीं कर पाती, खासकर नौजवानों में,
लेकिन इसकी एक बड़ी खासियत है, ये बहुत सस्ती है और आसानी से बनाई जा सकती है और दुनिया के गरीब और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाई जा सकती है। आज बीसीजी दुनिया में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली वैक्सीन में से एक है। हर साल करोड़ों बच्चों को यह टीका लगाया जाता है और ये साबित करता है कि इंसान टीबी के खिलाफ सिर्फ दवा से नहीं बल्कि रोकथाम से भी लड़ सकता है। लेकिन टीबी का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बैक्टीरिया अब एक नया रूप ले चुका था और दवाई भी बेअसर होने लगी और अब असली जंग 21वीं सदी में लड़ी जाने वाली थी। साल 2000 के आसपास पूरी दुनिया को लगा कि टीबी एक इतिहास बनने वाली है, लेकिन आंकड़े एक अलग ही कहानी कह रहे। हर साल करोड़ों लोग टीबी से बीमार पड़े रहते थे और लाखों की मौत हो रही। टीबी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी गरीबी और भीड़ भाड़। जहाँ लोग एक छोटी सी कमरे में एक साथ रहते थे, वहाँ टीबी के फैलने की दर कई गुना बढ़ जाती है। कमजोर इम्यून सिस्टम, कुपोषण और HIV जैसी बीमारियाँ इस खतरे को और ज़्यादा गहरा कर रही है। और फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR और XDR में इलाज बेहद। ऐसे मरीजों का इलाज 18 महीने से 2 साल तक चलता था और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट इतने भयानक थे कि कई मरीज बीच में ही इलाज छोड़ देते। WHO ने इस खतरे को महसूस किया। 2006 में WHO ने ग्लोबल प्लान टू स्टॉप टीबी लॉन्च किया, एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका लक्ष्य था 2050 तक टीबी को खत्म करना। इस योजना में 3 बड़े कदम शामिल थे। अर्ली डिटेक्शन, टीबी की जांच को तेज और सटीक बनाना। सेकेंड, इलाज पूरा करना, हर मरीज को टीबी का पूरा कोर्स लेने के लिए प्रेरित करना। और तीसरा, प्रिवेंशन, खासकर BCG वैक्सीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के जरिए। कई नई तकनीकें आई, जैसे जीन एक्सपर्ट मशीन, जो टीबी की जांच को घंटों में कर देती थी और ये भी बता देती थी कि बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं। ये एक गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन चुनौतियाँ सिर्फ मेडिकली नहीं थी, ये एक सामाजिक भी थी। कई जगहों पर टीबी को लेकर शर्म और डर इतना था कि लोग अपना इलाज छुपा लेते थे। नतीजा कि बीमारी और तेजती गई। 21वीं सदी ने साबित कर दिया था कि टीबी एक मेडिकल इश्यू ही नहीं है, ये गरीबी, असमानता और पब्लिक हेल्थ सिस्टम की कमजोरी का आईना है। जब तक इसकी जड़ों को नहीं काटा जाएगा, टीबी को खत्म करना नामुमकिन है। टीबी की जंग में सबसे बड़ा रण क्षेत्र है भारत। दुनिया में जितने भी टीबी के मरीज हैं, उनमें से लगभग 27% इंडिया में है। यानी दुनिया में हर 4 टीबी के मरीजों में एक टीबी का मरीज भारत का। आखिर भारत में टीबी की इतनी बड़ी समस्या क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। गरीबी, भीड़ भाड़, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सबसे अहम लंबा इलाज और उसका अधूरा रह जाना। सरकार ने इस खतरे को पहचानते हुए सन 1997 में रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP शुरू किया। इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डोर्स पद्धति अपनाई गई, यानी मरीज को दवा किसी हेल्थ वर्कर की देखरेख में लेनी होगी ताकि इलाज अधूरा ना छूटे। सन 2018 में भारत ने एक महत्वाकांक्षी घोषणा की कि टीबी को 2025 में खत्म कर दिया जाएगा, जो WHO के 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले था। इसके लिए कई बड़े कदम उठाए गए। निक्से पोर्टल, मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने और दवा की निगरानी रखने के लिए टीबी मरीजों को इलाज के दौरान 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता, नई दवाओं और जीन एक्सपर्ट जैसी मशीनों का तेजी से इस्तेमाल। लेकिन चुनौतियां अभी भी है। ग्रामीण इलाकों में जांच सुविधाओं की कमी, शहरी स्लम में भीड़ भाड़ और बीमारियों के प्रति जागरूकता का अभाव। कई मरीज इलाज बीच में छोड़ देते हैं, जिससे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भारत में टीबी की जंग सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं जीती जा सकती है। ये तभी संभव है जब हर नागरिक, डॉक्टर से लेकर आम आदमी तक इस लड़ाई का हिस्सा बने। टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया के लिए एक सबक है। अगर यहाँ जीती गई तो दुनिया में कहीं भी जीती जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ हारी तो टीबी को खत्म करने का सपना शायद हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। टीबी की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन अब
हम शायद इसके एक अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी का विज्ञान हमें ऐसे हथियार दे रहा है जो पहले कभी नहीं थे। नई दवाओं की खोज। दशकों तक टीबी का लगभग इलाज वही था, पुरानी दवाएं, लंबा कोर्स और साइड इफेक्ट्स। लेकिन हाल के सालों में नई दवाएं आई है, जैसे बीगापिलिन, लेलामानिक और पीटोमानिक। ये खासकर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में चैलेंजर साबित हो रही है। इन दवाओं की मदद से इलाज का समय 18 महीने से घटकर 6 से 9 महीने रह गया है। वैक्सीन में नई उम्मीद। बीसीजी वैक्सीन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये बच्चों में टीबी से कुछ हद तक बचाव देती है, लेकिन बड़ों में असरदार नहीं है। इसलिए दुनिया भर में नई टीबी वैक्सीन पर रिसर्च हो रहा है। WHO और कई फार्मा कंपनियां मिलकर N72 और AS01E जैसी वैक्सीन पर काम कर रही है, जिसने शुरुआती ट्रायल्स में 50% से ज़्यादा असर दिखाया है। AI और तकनीक की मदद। टीबी की पहचान में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम आ रही है। AI आधारित एक्सरे मशीन्स, मोबाइल ऐप्स और जीन एक्सपर्ट जैसी मशीनों ने जांच को तेज और सटीक बना दिया है। गांव में किसी छोटे क्लिनिक पर बैठा एक हेल्थ वर्कर भी अब टीबी का पता कुछ ही घंटों में लगा सकता है। इसके साथ ही ग्लोबल सहयोग। दुनिया के कई देश अब टीबी के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। ग्लोबल फंड्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कई NGO इस जंग में पैसा, तकनीक और ट्रेनिंग दे रहे हैं। लक्ष्य साफ है, 2030 तक टीबी को खत्म करना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे? क्योंकि टीबी सिर्फ लैब में नहीं आता, ये मैदान में आता है, गांव की गलियों में, अस्पतालों की कतारों में और मरीज के घर में। अगर नई दवाएं, बेहतर वैक्सीन और AI तकनीक मिलकर सरकार और समाज के साथ खड़ी हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं जब टीबी की कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा, और वो पन्ना होगा विजय का। धन्यवाद।